वेलकम ऑल बच्चों। आज लास्ट सेशन में कर रहा हूँ ईएससी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, इसलिए कि ट्रांसफार्मर का कुछ क्वेश्चन बच गया था, वो आज निपटा करके इस पूरे कोर्स को अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। देखो, ये 2014 का सवाल है। इन ए ट्रांसफार्मर इफ द आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस आर 40.5 किलोवाट एंड 50 किलोवाट रिस्पेक्टिवली, किस लोड पे भाई? ये दिया ही नहीं। देन एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लोड, कौन सा लोड, विल द एफिशिएंसी मैक्सिमम। तो मतलब किसी भी लोड पर ये कह रहा है कि 40.5 किलोवाट और 50 किलोवाट आयरन लॉस और कॉपर लॉस है, तो इस लोड के किस फ्रैक्शन पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो याद करो कि मैंने तुमको एक फॉर्मूला दिया था, एस एट ईटा मैक्स इज इक्वल टू एस जे मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर पी आई बाई पी सी यू जे, where Sj is any kVA at which its copper loss PCUJ is known। याद आया? जाके थ्योरी पढ़ना। आमतौर पर तुम किताबों में देखते हो ना कि एस एट टीटा मैक्स बाई एस एफ एल इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई बाई पी सी यू एफ एल। पी सी यू एफ एल की कैद नहीं है बेटा। एनी लोड ऑन विच यू नो द कॉपर लॉस एस एट टीटा मैक्स इज नोन, और उसी को इसने यूज किया है। पता नहीं, उससे शायद मेरा स्टूडेंट रहा हो, ये क्वेश्चन सेट करने वाला हो सकता है मेरा स्टूडेंट रहा हो। इट इज़ जस्ट पॉसिबल। तो एनीवे, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो देखो, यहाँ पर हमको एस एट ईटा मैक्स करना है। एस एट ईटा मैक्स इज इक्वल टू एस जे, where it is any kVA on which the copper loss is known, into root over pi by pcu j। अब तुमसे यह पूछ रहा है फ्रैक्शन एस एट ईटा मैक्स बाई एस जे का। एस एट ईटा मैक्स बाई एस जे, कितना आसान हो गया। तुमको सिर्फ पुट कर देना है वैल्यू पी आई का और पी सी यू जे का। पी आई कितना दिया हुआ है इसने? आयरन लॉस 40.5 किलोवाट, 40.5 किलोवाट डिवाइडेड बाई 50 किलोवाट, डिवाइडेड बाई 50 किलोवाट। इसी को सॉल्व कर लो, बाय हैंड सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना तकरीबन आ जाएगा? ये अगर इसका हम 100 कर दें तो दो दो पंजे 10, दो चौके 8, 81/100 हो गया ना बेटा। तो 81/100 जब हो गया तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो 9/10 हो जाएगा। कितना आसान हो गया, 0.9। डायरेक्ट आंसर है, 0.9 इज द डायरेक्ट आंसर। द आंसर इज डी। कितना आसानी से हो गया, ठीक है। ये भी 2014 क्वेश्चन आ रहा है। देखो, ए 100 VA 120/12 volt transformer is to be connected so as to form a step up transformer, ठीक है। A primary voltage of 120 volt is applied to the transformer. What is the secondary voltage of the transformer? Obviously तुम ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसका बनाओगे। 120 वोल्ट की सप्लाई दो और इस वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग को का तुम वोल्टेज ऐड कर दो, एडिटिव कनेक्शन लगा दो, तो 120 प्लस 12 132 हो जाएगा। 132 वोल्ट तुम्हारा आंसर हो गया। कोई नहीं, और कुछ नहीं करना। 132 वोल्ट इज द आंसर। अब कैसे हो गया समझ गया ना, कि समझाने की जरूरत है? बोलो, जरूरत है? चलो, तो वेट करो। देखो, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ये 120 वोल्ट यहाँ है और 12 वोल्ट यहाँ है। तुम इसको एक ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर बना दो कि ए में डी को जोड़ दो, मतलब अनडॉटेड को डॉटेड से कनेक्ट कर दो, तो ये एडिटिव कनेक्शन हो गया।
अब यहाँ तुम 120 वोल्ट सप्लाई दे दो, 120 वोल्ट की सप्लाई दे दो यहाँ। अब इस तरफ ये जो तुम्हारा 12 वोल्ट है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ तुमको मिल जाएगा 132 वोल्ट। समझ रहे हो ना? हो गया। इस तरफ सोर्स होगा, सेकेंडरी वोल्टेज 132 वोल्ट हो जाएगा। तुम अगर इसका साइन देना चाहते हो जी, ये हो गया साइन। इस तरफ तुम सप्लाई दे दो। अब यहाँ से ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का प्लस इधर है, ये प्लस है इसका, और इसका 120 का प्लस है, तो प्लस माइनस 132 हो गया। इस तरफ लोड लगा दो, इस तरफ लोड लग जाएगा। ठीक है ना? तो सोर्स का मतलब सोर्स इधर से आ जाएगा और लोड इस तरफ से चला जाएगा। ठीक है ना? करंट कहाँ जहाँ तक तुम देखना चाहते हो, करंट ये लीविंग द डॉट, लीविंग द डॉट है ना, जिसको बैलेंस करने के लिए इंटरिंग द डॉट हो जाएगा। उसकी जरूरत ही नहीं है, तुमको तो खाली वोल्टेज निकालना है। और समझ में आ गया ना? ये भी 2014 का सवाल है। ये कह रहा है कि इन द कोर टाइप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द स्टील कोर। क्यों? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डिसिपेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये कोई ख़ास वजह नहीं है, इसलिए कॉइल में कन्वेक्शन होता रहता है, तो कोर के बगल में होना कोई ज़रूरी नहीं है। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड, ये सही है। वोल्टेज स्ट्रेस जो आता है वाइंडिंग पर वो कम आता है ना, लो वोल्टेज की वाइंडिंग है, तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट तुमको कम होगी। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज करेक्ट। इसके बाद तुमको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जवाब हो गया। इसको टिक करके चले जाओ, बाकी अगला क्वेश्चन करो। घर जा करके चाय पी करके देखना कि बाकी क्या लिया हुआ था। रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट डिस्प्लेसमेंट बकवास है। रिड्यूस द म्यूचुअल रेडियस बिटवीन बकवास। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये 2014 क्वेश्चन है। कहता है कि सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 400 बाई 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है। If the HV side is now energized from a 400 volt 40 hertz source, the no load low voltage side would be, वो तो ठीक है बेटा, वो तो 200 ही आएगा, जवाब तो 200 आएगा, इसलिए कि वो तो टर्न रेशियो से गाइड होता है। A transformer is a static device that transfers electrical power at the same frequency, usually from one voltage level to another. So same frequency 40 हर्ट्ज पर इधर आ जाएगा, वो 200 ही वोल्ट होगा, लेकिन ये ओवरफ्लक्सिंग कर देगा। इसलिए कि जो डिज़ाइन किया है 50 हर्ट्ज के लिए, तुम ओवरफ्लक्सिंग करवा रहे हो। इन साहब को क्वेश्चन देना चाहिए था एट 60 हर्ट्ज, लेकिन लोग जाने तब ना बेटा, यहाँ पर ओवरफ्लक्सिंग करवा रहे हो। वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर सेचुरेट हो जाएगा और फ्लक्सिंग हो जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, कोर जल सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो। आमतौर पर 1.1, अगर फ्लक्स ओवरफ्लक्सिंग 1.1 टाइम्स हो जाए तो हम आमतौर पर बड़े ट्रांसफार्मर्स को ट्रिप कर देते हैं। समझ रहे हो तुम? यहाँ कितना हो रहा है? वी बाई एफ रेशियो, वी बाई एफ रेशियो यहाँ कितना था? ये था वी बाई एफ 50 40 8, 8 था ना, और अब यहाँ तुमने 10 कर दिया। यहाँ तुमने वी बाई एफ रेशियो को 10 कर दिया। 8 से 10 का मतलब ये है कि तुमने 8 से 10 2 बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। ये तो ओवरफ्लक्सिंग करके तबाह कर देगा ट्रांसफार्मर को, बिल्कुल अलाउड नहीं है। इनको 60 हर्ट्ज करना चाहिए था क्वेश्चन के लिए, लेकिन तुम्हारा जहाँ तक सवाल है 200 वोल्ट तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसलिए कि कोई भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हो बेटा, फ्लक्स कॉमन है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी में एचवी और एलवी में फ्लक्स कॉमन है ना। जब फ्लक्स कॉमन है तो वी एच बाई वी एच या वोल्टेज पर टर्न, वी एच बाई एन एच को वी एल बाई एन एल तो होना ही है, बिकॉज फ्लक्स इज कॉमन। वी एल बाई एन एल, बिकॉज फ्लक्स इज कॉमन टू बोथ।
फ्लक्स इज कॉमन, एच वी वाइंडिंग में और एल वी वाइंडिंग में फ्लक्स तो कॉमन है बेटा, तो हो गया वी एच बाई वी एल इज इक्वल टू एन एच बाई एन एल इज इक्वल टू, अब इस केस में क्या था, 400/200 इज इक्वल टू 2, इसलिए when VH is equal to 400 volt at 40 hertz, VL is equal to 400/2 again 200। इससे फर्क क्या पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 वोल्ट रहेगा, ओवर फ्लक्सिंग हो जाएगी, ओवर फ्लक्स्ड, मैं लिख देता हूं ताकि तुमको याद रहे, ओवर फ्लक्स्ड बिकॉज 400/50 is equal to 8 V by F and 400/40 is equal to 10, इसलिए ओवर फ्लक्सिंग by 25%, by 25%। इसमें तो कब का ट्रांसफॉर्मर हम लोग ट्रिप करवा देंगे भाई, 2 बढ़ गया ना, 8 में 2 बढ़ गया तो 25% हो गया ना, 2/8 1/4 25%, ठीक है। अब ये 2014 का जो क्वेश्चन इसमें कहता है स्टेटमेंट 1 में कि साइज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी। साइज का मतलब समझो फिजिकल साइज, कैपेसिटी से ट्रीट मत करना, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिजिकल साइज जो होता है वो सेम कैपेसिटी का बनाना चाहते हो और हाई फ्रीक्वेंसी पर बनाओगे तो साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए ना एयरक्राफ्ट में जो हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ करते हैं वो 400 हर्ट्ज का यूज़ करते हैं ताकि साइज छोटा रहे, पैसेंजर के लिए जगह बने, ट्रांसफार्मर के लिए थोड़ा कम जगह चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ट्रू है, फिजिकल साइज का मतलब है, ये ट्रू है। कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, बकवास है, कॉपर लॉस कोई खास अफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए कि स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट वगैरह का हम लोग ध्यान रख लेते हैं ट्रांसफार्मर में, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ही समझो इसको। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसमें क्या हो गया, स्टेटमेंट इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन बहुत कर चुके हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी के बारे में, ट्रांसफार्मर के हमारे वीडियोस को देख लेना, ठीक है। ये लास्ट सवाल है बेटा ट्रांसफार्मर का जो मैं करवा रहा हूँ, 2014 का आखिरी सवाल मैं तुमको करवा रहा हूँ, इसके बाद ट्रांसफार्मर का भी ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो समझो कि पूरा ही इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ख़त्म हो जाएगा कोर्स। ये आखिरी सवाल है ट्रांसफार्मर का भी, और ओवरऑल 10 साल का सारा कुछ मैंने कर दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, a 200/100 volt 50 hertz transformer is to be excited at 40 hertz from the 100 volt side, 40 hertz. For the exciting current to remain same, the applied voltage should be, exciting current same का मतलब यह है कि तुम फ्लक्स भी कोर का सेम चाहते हो, फ्लक्स सेम का अगर फ्लक्स सेम चाहते हो कोर का, तो V बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट रखो, तो 100 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज तुम दे रहे हो, मतलब वो V बाई एफ रेशियो जो है वो 2 है, तो 40 हर्ट्ज पर इसका दुगना दो, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट इज द आंसर।
और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। 80 वोल्ट इज़ द आंसर। समझते हो ना? 80 वोल्ट इज़ द आंसर। एक्साइटिंग करंट तुमको सेम चाहिए ना बेटा? देखो ना भाई, तुमको तुम अगर कोर लॉस को इग्नोर कर दो तो फाई जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू n इंटू आई ज़ीरो बाई एस। रिलक्टेंस से सेम है, चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये डायरेक्टली वाई ज़ीरो इज इक्वल टू आई ज़ीरो तुमको चाहिए ना, और आई ज़ीरो तो कांस्टेंट चाहते हो, तो वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट चाहिए। और तुम जानते हो कि फाई वेरीज वी बाई एफ, इसलिए कि वी इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाइव इंटू एन, तुम जानते ही होगे। तो फाई वेरीज वी बाई एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि आपका जब वोल्टेज है 100 और फ्रीक्वेंसी है 50, तो इसको बराबर होना चाहिए वो अननोन वोल्टेज जो तुम्हारा अननोन वी है, वी डैश कर लो, डिवाइडेड बाई 40। ये वोल्टेज क्या हो गया वी डैश? वी डैश का वैल्यू हो गया 40 इंटू 2, 80 वोल्ट हो गया। अब बात समझ में आई? ठीक है ना? इसी को मैंने यहाँ पर कर दिया कि भाई वी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट रखो। वी बाई एफ यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 40 हर्ट्ज है तो 80 वोल्ट होना चाहिए। सिंपल। तो ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को ख़त्म किया जाए, बल्कि इस चैप्टर ही को ख़त्म किया जाए, बल्कि इस कोर्स को ख़त्म किया जाए। ठीक है? तो देख लें कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब ये आखिरी था, तो ये 17-18 मिनट में पूरा हो गया है, तो अब इजाज़त दो। और तुम लोग खुद से बनाओ बेटा। हम टेलीग्राम पे तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग कोई ख़ास उसका रिस्पॉन्ड करते नहीं हो। जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। तुमको खुद से करना होगा। यू विल हैव टू डू इट इन ऑर्डर टू नो इट। और जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं उसको बिल्कुल ध्यान में रखो। कैलकुलेशन करने की नौबत आ जाए, तुमको कैलकुलेटर अगर नहीं मिलेगा तो राउंड ऑफ कर लिया करो। बड़े बड़े उसको तो बिल्कुल आराम से 1% 2% इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी क्वांटिटीज को राउंड ऑफ करने में जरा एहतियात करोगे। समझ गए? लेकिन बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, बड़े बड़े जो नंबर्स आएंगे उनको आराम से ऊपर नीचे कर दो, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा जवाब मिल जाया करेगा। ठीक है? चलो, मेहनत से काम करो, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और चिंता मत किया करो। मैं तुमको कहा ना कि तुम्हारा काम है अपनी मेहनत करना, बाकी जो ऊपर वाला दे दे उसको समझ लो कि तुम्हारे लिए वो बेस्ट है। चलो, हैव ए नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। अब अब ये गुड बाय ज़रा लंबा है, इसलिए कि मैंने कोर्स ख़त्म कर दिया। मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ा दिया, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया। उसके बाद गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए, पूरे करवा दिए। और अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी पूरे क्वेश्चंस 10 साल के करवा दिए। ठीक है? ऑलराइट। कोई तुमको अगर प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैं हूँ, हमेशा पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है? ऑलराइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।